यस, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डियर पेरेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेई मेन एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एनसीईआरटी से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए, नई वाली एनसीईआरटी से, जैसे पी ब्लॉक हटा दिया गया है, बट लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। मैंने काफी टीचर्स को देखा हुआ है कि वो पी ब्लॉक जेई मेंस और नीट के लिए भी अभी भी पूरा पढ़ा रहे, पूरा सिर्फ जेई एडवांस में, नीट और जेई मेंस से हटा दिया गया है। लास्ट 2 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जेई मेंस में, उसमें जितना सिलेबस में डिफाइंड है वहीं से क्वेश्चन है, तो मैं वो भी एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। और ये भी चीज एड्रेस करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, हम लोग को एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एक जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ता है, और एक बकलोल आदमी जो होता है वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ता है। तो बकलोली यहां पे हम लोग को नहीं करना है, दिमाग से एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए, मैं एज अ बकलोल स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मैं हाथ में एक पेन ले लेता हूं, और हाथ में एक पेन लेने के बाद मैं क्या करता हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट लिखा, मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। डाइवर्सिटी इन केमिस्ट्री इज द हॉलमार्क ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट मैनिफेस्टेड, हर चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। इन क्लास 11 यू हैव स्टडीड कि ग्रुप 13 to 18 जो था वो पी ब्लॉक एलिमेंट में था, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, कोई चीज, कोई खूबसूरत सी चीज अगर आपको दिखती है तो हम लोग उसको नोट थोड़ी जो करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हिमालय के ऊपर इतना बर्फ गिरा था, ये नोट कर लिया। आप उसको निहारते हैं, अरे वाह क्या वो स्नोफॉल हुआ था। किसी बीच के किनारे आप जाते हैं तो आप सी को देखते हैं, आप उसकी लहरों को देखते हैं, वहां पे आप पेन पेपर लेके बैठते हैं क्या? जब आप एक नॉवल पढ़ते हैं तो क्या नॉवल पढ़ने पे हर पेज के बाद आप नोट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स को जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पहले आपको थोड़ा प्यार करना पड़ेगा, ठीक है। प्यार करना पड़ेगा, इसका मतलब पेन को पहले छोड़ दीजिए। पहले आप एक नॉर्मल स्टडी करिए, जैसे आप एक नोवेल को पढ़ते हैं, एक उपन्यास जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, एक कहानी जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप उस समय क्या करते हैं? कोई पेन लेके नहीं बैठ रहे थे। मान लीजिए आप कोई मूवी देखने बैठते हैं, ठीक है, कोई रोमांटिक मूवी आई, क्या आप रोमांटिक मूवी में पेन पेपर लेके बैठते थे? अरे भाई ये हीरो था, इसके पास्ट की लाइफ ये थी, फिर इसने स्ट्रगल किया, तो आप नोट करते हैं क्या? नहीं नोट करते हैं। आप मूवी जाते हैं, मूवी थिएटर में, तो कुछ नोट करते हैं क्या? नहीं नोट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप नोट करना स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग वर्क करना बंद कर देगा। तो पहले आप क्या करिए, जब एनसीईआरटी को एक बार जस्ट पन्ने बाय पन्ने को आप पलटते रहिए, मन से, बोल के नहीं पढ़ना है, मनोमन पढ़ते रहिए, ठीक है। और धीरे धीरे पेज को आप स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है, कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पेज आपका क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। जब आप एक रीडिंग एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, हमको एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट रीडिंग के समय आप पेन उठाइए, और आपको कैसे पता रहेगा कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी, मैंने इतने सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं अपने लाइफ में, मैंने जो एनसीईआरटी पढ़ना, कभी मुझे भी पढ़ना पड़ता था, ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी थी? मैंने एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं पीवाईक्यू देखता था, कोई भी एग्जाम, ठीक है, चाहे मैं यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसमें भी मैंने क्या किया हुआ था कि एनसीईआरटी, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ये मैं ऐसा नहीं था कि मैं पेन पेपर लेके डेट नोट करने बैठ जाता था। और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खासकर पी ब्लॉक जैसा चैप्टर, ये हिस्ट्री है, ठीक है, फैक्चुअल नेचर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले बिना पढ़े आप पेन लेके बैठ जाएंगे। पहले पीवाईक्यू एक बार देख लीजिए कि क्या क्या पीवाईक्यू हुआ है, आपको 10 सेकंड बस एक ओवरलुक कर लेना है, अच्छा ये पूछा गया, तो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीवाईक्यू रहना चाहिए, तब एनसीईआरटी पढ़ने का ज्यादा मजा आएगा। अब जब आपने पहली रीडिंग कंप्लीट कर ली है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पहली रीडिंग कंप्लीट कर दी है, अब दूसरी बार आप क्या करिए, दूसरी बार जो है आप पेन लेके निकालिए, और थोड़ा सा जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि जैसे आपने पढ़ा यहां पे, ठीक है, तो आपको दिखा कि अच्छा पी ब्लॉक के अंदर जो है 3 ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स जो हैं, 13 to 18, 13 14 आपको 11 में पढ़ना था, 15 16 17 18 जो है आपको 12 में पढ़ना है। तो ये एक आपको चीज हाईलाइट दिखा, ठीक है। अब यहां पे आपको दिखेगा कि जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इन द सेकेंड पीरियड, एंड द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन द हेवियर एलिमेंट्स, यही क्या करना है, यही यूनिक बिहेवियर और या एनामोलस बिहेवियर, जो पहला एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट शो कर रहा है, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। उसका कारण क्या है कि सेकेंड पीरियड के अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ऑर्बिटल्स आते हैं, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स आपके एफ ऑर्बिटल्स आते हैं। इसकी वजह से पहले वाले का जो प्रॉपर्टी है वो बाकी से अलग रहता है। फिर आप क्या करेंगे, स्लाइड को थोड़ा एनसीईआरटी के अगले पेज में जाएंगे। एनसीईआरटी के अगले पेज में जाने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई, हम 13 14 क्लास 11 में पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग को इस चैप्टर, जैसे मैं 12 की एनसीईआरटी खोली हुई है, तो इसके अंदर आपको
15, 16, 17, 18 पढ़ना है। अब 15 एलिमेंट स्टार्ट हो गया, तो मैं इसमें आपको 15 एलिमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। 15 एलिमेंट्स आपने खोला, 15 एलिमेंट्स के अंदर आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो आपको दिख गया यहाँ पे, क्या दिख गया भाई कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है एंड बिस्मथ है। इसका आपने लिस्ट बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपने देख लिया कि भाई देखो शिफ्ट, क्या शिफ्ट हो रहा है कि हर मतलब ग्रुप में होता है कि पहले ऊपर वाले नॉन मेटालिक रहते हैं, नीचे नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये आपको देखने को भी नहीं मिलेगा कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस क्या है, ये आपको दिख गया कि ये नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड है। बिस्मथ क्या है, टिपिकल मेटल है। ये कौन बने, करोड़पति आ गया। कि आगे से अगर आपकी शादी भी होगी, आप कौन बने, करोड़पति में गए, तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी जो है आपको याद रखना है मेटलॉइड है, और बिस्मथ क्या है बेटा, मेटल है। इसके बाद आपको दिखता है कि भाई ये जो सोर्सेज हैं नाइट्रोजन के वो कहां है, तो नाइट्रोजन का भैया सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर। ये कोई पढ़ने वाली बात है, 78% हम लोग बचपन से 9, 10, 8, 7 से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो सोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, और सोर्स इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है, सोर्स यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे उनका नेम इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम नाइट्रेट, हमको सबको पता है कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3 होता है, और इसको हम लोग बोलते क्या है, चिली सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं। चिली सॉल्ट पेट्रे भी बोल सकते हैं, चिली सॉल्ट पेट्रे भी बोल सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पेट्रे बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ इंडियन सॉल्ट पेट्रे। मार दिया आप NaNO3, मिल गया -1। आपको KNO3 याद है तो आपने मारा, आपको मिला +4। विच इज द फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पेट्रे, आपने KNO3 मार दिया -1। अगर आपने NaNO3 मारा +4। पढ़ते पढ़ते आपको सोचते भी जाना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स हम लोग खाते हैं, अंडा वंडा खाते रहते हैं, वहां पे भी अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब आते हैं कि ये भैया नाइट्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन का ऑकरेंस में सवाल आ सकता है, क्या, चिली सॉल्ट पेट्रे एंड इंडियन सॉल्ट पेट्रे। फॉर्मूला याद है, चिली मतलब NaNO3 और इंडियन मतलब KNO3। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद फास्फोरस के सोर्स के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अगर बात करें तो आपका फास्फोरस का जो सोर्स है, फास्फोरस के सोर्स पे आते हैं। देखिए एनसीईआरटी मैंने खोल रखी है और हम सेकंड पीरियड पे आ जाते हैं, ठीक है, सेकंड वाले पन्ने पे आ जाते हैं। ये आपका पन्ना खुल रहा है, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे अब ये फास्फोरस आई थिंक शुरू हो गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। हाँ देखिए अब यहाँ पे सॉल्ट आपका फास्फोरस चालू हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा खुला हुआ है, माइंड मत करिएगा। फास्फोरस में भी क्या है, फास्फोरस का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, एपेटाइट फैमिली। क्वेश्चन आपको पूछा है कि एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला क्या है। अब आपके हाथ में फिर से पेन है, आपने ये देख लिया कि भैया एपेटाइट मतलब ये। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल है फ्लोरोअपेटाइट। यानी कि जब भी हमको एग्जाम में फ्लोरोअपेटाइट पूछ रहा है तो मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ये रहना चाहिए, ठीक है। और ये फ्लोरोएपेटाइट का क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, फास्फोरस का सोर्स हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि फास्फोरस जो है एनिमल और प्लांट मैटर का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, बोन्स के अंदर भी हमारे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मिल्क और एग्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये बेसिकली सल्फाइड यानी AH2S3, Sb2S3, बिस्मथ का भी सल्फाइड आता है, तो ये सल्फाइड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा, ये जो टेबल आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं। पर ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये बेटा टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे सवाल बनते हैं काफी। अब इसमें क्या क्या सवाल बनेंगे, अगर कोई एक्सेप्शनल आपको एटॉमिक रेडियस या आयनाइजेशन एनर्जी में दिख रहा है तो वो बनता है, नॉर्मल ट्रेंड तो नहीं बनेगा। जैसे ग्रुप 50 में सारा नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास का ट्रेंड जो है वो तो खैर पता ही है हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है वो हमको पता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये पीरियोडिसिटी में भी पढ़ते थे। इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हमने देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है, 2.1 है, नीचे जाने पे लगभग बराबर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा नहीं। फास्फोरस थोड़ा सा ज्यादा होता है, नाइट्रोजन पर फास्फोरस 0.1 से ज्यादा, फिर लगभग सेम। इसके बाद कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, यहां पे भी नीचे जाने पे बढ़ रहा है, ना इसमें कोई दिक्कत है ना इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए हम लोग अगर बात करें आयनिक रेडियस में, ये जो सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है। नीचे जाने में मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा ये बढ़ा फिर ये घट गया, इरेगुलर ट्रेंड है, इसका आप ऑर्डर बना लेंगे। फिर आपको दिखेगा बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको दिख रहा है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लास्ट में घट गया है। तो जो भी इस तरह का इरेगुलर ट्रेंड है इसका आप लिख के बना लीजिए कि भाई अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है भैया, सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है आर्सेनिक, तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने लिख दिया, मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या लिख दिया, आर्सेनिक लिख दिया। जैसे इसका ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, मैं पढ़ता तो मैं इसका ऑर्डर बनाता कि आर्सेनिक सबसे ज्यादा है, आर्सेनिक के बाद मुझे कौन सा दिख रहा है, आर्सेनिक के बाद मुझे एंटीमनी दिख रहा है, तो एंटीमनी लिख लिया हमने। एंटीमनी के बाद मुझे दिख रहा है क्या, 544 वाला क्या, बिस्मथ, तो बिस्मथ, और इसके बाद मुझे दिख रहा है क्या, फास्फोरस, और इसके बाद दिख रहा है नाइट्रोजन।
इसी तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट का भी बना लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है भैया, तो एंटीमनी दिख रहा है, एंटी बाबा की जाए, यानी पूछ अब तुम क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 15, तो भैया कौन सा है, एंटीमनी बाबा। इसके बाद आएंगे आपके बिस्मथ बाबा, इसके बाद आपका नॉर्मल है, फिर आपका आ जाएगा आर्सेनिक, इसके बाद आ जाएगा फास्फोरस, इसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी अगर आप देखिए तो डेंसिटी नीचे जाने पर रेगुलरली बढ़ रहा है, डेंसिटी नीचे जाने पर रेगुलरली बढ़ रहा है। मोस्ट डेंस मेटल कौन है, तो बिस्मथ जो है ग्रुप 15 का मोस्ट डेंस मेटल है। पढ़ते पढ़ते आपको सोचते भी जाना है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे बेटा, अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे, आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो यहां पे आपको आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोगों को पता है कि NH2 NP3 मालूम होता है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। टेबल आपने एनालाइज कर लिया, टेबल एनालाइज कर लिया, डेटा साइंस तो यही करता है, टेबल बैठ के एनालाइज करता है, टेबल एनालाइज कर दिया। अब ये आपको पढ़ने का दौरान ज्यादा है नहीं। अब हम लोग को पता है कि नीचे जाने पे f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो नीचे f ऑर्बिटल d ऑर्बिटल आएंगे तो आपके z इफेक्टिव बढ़ेगी, पुअर शिल्डिंग होगी, तो साइज में जितना इंक्रीज आना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं आएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्सेनिक टू बिस्मथ एक स्मॉल इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। और ये क्यों आ रहा है, डी एंड ऑफ ऑर्बिटल, ये हर बार हर जगह यही चिपकाना है। नीचे जाने पे यानी हम लोग सेकंड से थर्ड पे गए, बहुत इंक्रीज मिला, थर्ड से फोर्थ गए, थोड़ा इंक्रीज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हुआ, फोर्थ फिफ्थ वाले लगभग लगभग बराबर के रहते हैं, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक जो है पूरा घटिया शिल्डिंग इफेक्ट करता है। घटिया शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण आपका क्या हो जाता है, साइज जो है वो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये चीज हम लोग को पता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो नीचे जाने पे बढ़ता है। ये हो गया सेकंड पेज। अब देखिए आप कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, इसको आपको सीखना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे क्या है भैया, चूंकि आपने टेबल अच्छे से एनालाइज कर लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब थर्ड पेज को मैं आपको मिनिमाइज करता हूं। थर्ड पीरियड में हम लोग जैसे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, जैसे कि यहां से स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग को पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को पता है। अब यहाँ क्या पता करना है, कौन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बचपन से जानते हैं, फास्फोरस, या बाकी जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, मेटल मेटल क्या है, ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, जनरल इंक्रीज है, ये सब आपने टेबल देख के ऑर्डर बना लिया, तो पढ़ने का जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इनका दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। नाइट्रोजन जो है अगर हम लोग बात करें वो -3 दिखाएगा, और भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लिखा हुआ है -3 +3 +5। आप अलग अलग कंपाउंड जानते हैं, NO2 N2O5 वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कि जो लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप है बिस्मथ, ये चूंकि मेटल है, और मेटल है तो जाहिर सा बात है कि मेटल एनायंस नहीं बनाते हैं, मेटल एनायंस नहीं बनाते, ये तो कॉमन सेंस है भैया, 9-10 में लोग पढ़ते थे। तो बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन द -3 स्टेट, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नीचे जाने पे घटेगा, और इसलिए आप देखेंगे कि आपका +5 में नीचे जाने पे बिस्मथ एक ही कंपाउंड बना रहा है, BiF5, यानी बिस्मथ का एक ही कंपाउंड है नीचे जाने पे +5 में, दैट इज BiF5। तो नीचे जाने पे +5 का स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इसका कारण जो है वो कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये हर इनर्ट पेयर यानी S ब्लॉक NH2 इनर्ट हो गया, NH2 NP3 में NH2 इनर्ट हो गया, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। अरे भैया 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तभी तो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जनरेट होगा। अगर NH2 इनर्ट हो गया, पेयर इनर्ट हो गया, तो क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नहीं। फिर तो तीन ही p ब्लॉक का तीन ही p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो नीचे जाने पे +5 का स्टेबिलिटी बढ़े, ये कम हो जाएगा, और +3 का जो स्टेबिलिटी है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। कारण क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट यही आएगा एग्जाम में, क्यों घट रहा है या क्यों बढ़ रहा है, +5 क्यों घट रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, +3 क्यों बढ़ रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे स्टेबल है, लेकिन +1 to +4 जो है ये एक्वस सोल्यूशन में या एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम लोग बात करें ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस HNO2 माइनस में क्या है, नाइट्रोजन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 में यहाँ पे तो ये +5 है, यहाँ पे तो ये क्या है +2 है, और यहाँ पे ये क्या है +3 है। तो +3 से ये क्या गया +2 रिडक्शन हुआ, +3 से +5 गया ऑक्सीडेशन हुआ। तो +1 से +4 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है, ये आपको एकदम आ सकता है। ये रिएक्शन ने डायरेक्ट पूछ दिया कि नाइट्रोजन का 1 to 4 डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा। जहां भी एनसीईआरटी में इस तरह का जो स्टेटमेंट हो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, वो एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, हो सकता है इस साल नीट में आपको दिख जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फास्फोरस के केस में भी ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस के केस में भी ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है इनटू +5 एंड
-3। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि P4 जो है ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है और ये बना देता है PH3 प्लस H2PO2 माइनस। अब यहां पे देख, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किसमें जा रहा है, रिडक्शन होकर -3 में, यहां किसमें जा रहा है, +1 में जा रहा है। अब देखिए यहां पे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल। +3 किसके लिए स्टेबल हो रहा है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए स्टेबल हो रहा है। क्यों, अपना इनर्ट पेयर जिंदाबाद। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन की जब हम लोग बात करेंगे तो नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो कितनी है बेटा, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी आपको 4 देखने को मिलेगी। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। कारण क्या लिखा हुआ है कि इसके पास p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है नहीं। बाकी जो है वो कोवेलेंसी 6 तक जा सकते हैं, PCl6 माइनस ये सब बना सकता है। अब आता है कि चूंकि नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो दिखाएगा। व्हाई नाइट्रोजन शोज एनामोलस प्रॉपर्टी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 3 चीज याद रखिएगा, बाकी इस पैराग्राफ में वही चीज लिखा हुआ है। ऐसे पढ़ा जाता है बेटा एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी। अब यहां पे नाइट्रोजन और क्या क्या एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है, तो नाइट्रोजन जो है, अब आपको ये रट लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, नाइट्रोजन का एनामोलस प्रॉपर्टी। क्या एनामोलस प्रॉपर्टी है बेटा, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है, विथ खुद से भी बना सकता है। नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड में भी आपको क्या दिख जाता है, ये वाला जो बॉन्ड दिखता है ये आपको पी पाई एंड पी पाई बॉन्ड दिख जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बना सकता है। इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, बाकी टेट्राएटॉमिक P4 इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है लगभग बहुत ज्यादा 941.4 किलो जूल पर मोल, जो कि काफी ज्यादा माना जाती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म सिंगल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि 3p3p का ओवरलैप जो है वो कम है। 3p पाई का जो ओवरलैप है, 2p पाई का ओवरलैप जो है ये क्या है बेटा, ये आपका ज्यादा होता है किससे, 3p पाई से। इसलिए ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे, वीक मल्टीपल बॉन्ड है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें कि सिंगल, अब देख सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां का ये है, सिंगल एनएन बॉन्ड, सिंगल एनएन बॉन्ड सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड से वीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज का, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड जो है, ये फॉस्फोरस का डिस्टेंस ज्यादा है, तो लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो रिपल्शन यहां पे कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा है, तो यहां पे रिपल्शन चूंकि कम है, इसलिए ये वाला बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पॉइंट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि चूंकि ऐसा हो रहा है तो स्मॉल बॉन्ड लेंथ यहां पे है, इसीलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि कैटिनेशन टेंडेंसी जो है, कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो नाइट्रोजन के अंदर कैटिनेशन की टेंडेंसी कम है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, कैटिनेशन टेंडेंसी किस पर डिपेंड करता है, सिंगल बॉन्ड की, जोर से बोलोगे, सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़िए आप लोग, अब आगे बढ़िए। अब जैसे हम लोग वापस आते हैं, अगला पेज आपको बताते हैं, अगला पेज आपको बताते हैं। देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन, ये पेज आपका थोड़ा देर में लोड हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले ये कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के लिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम है। अब ये जहां जहां पे पॉइंट आपको दिख रहा है कि भैया ये पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, बाकी लोग डी पाई भी बनाएंगे, डी पाई पी पाई बनाएंगे, ठीक है। अब यहां से रिएक्टिविटी शुरू हो जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, और बाकी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। जैसे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में आपने फिर अपना पेन उठाया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि भैया ये EH3 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। अब यहां पे EH3 टाइप के हाइड्राइड में ये देखो, ये दिया हुआ है आपका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे का ऑर्डर आपको बना लेना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल आएगा, ठीक है, यहां से सवाल आएगा, हाइड्राइड से सवाल आएगा, आएगा मतलब आएगा। क्या क्या पूछ सकता है, जो लिखा हुआ है यहां पे सबका ऑर्डर बना लेना, कोई भी ऑर्डर पूछ लेगा, कोई भी ऑर्डर पूछ लेगा। ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आपको तरीका बताऊंगा। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में आप गए, अब यहां पे 2 तरह के ऑक्साइड हर एलिमेंट बना रहे हैं। आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, किस तरह का फॉर्म ऑक्साइड बना रहे हैं, E2O3 एंड E2O5। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है +5 वाला, वो +3 वाले से क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ठीक है। द ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक। आर्सेनिक एंटीमोनी का एम्फोटरिक है, मतलब हम लोग को AS2O3 या Sb2O3 ये जो ऑक्साइड्स है मेटालॉइड के, ये क्या होते हैं बेटा, ये एम्फोटरिक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हो गया भाई। बिस्मथ का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है भैया, कौन सी बड़ी बात है। हाइलाइट के साथ हम लोग जाएंगे, अगेन दो तरह का हाइलाइट, EX3 EX5। नाइट्रोजन NCl मतलब पेंटा हाइलाइट नहीं बनाता क्योंकि इसके पास कोवेलेंसी 5 नहीं कर सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट कितना बना सकता है, 4। तो इस तरह से आपको यहां पे पढ़ना है। अगर हम ट्राई हैलाइड्स में भी बात करें तो ओनली NF3 इज नोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स अगर हम लोग बात करें एक्सेप्ट BiF3 जो है, बाकी जितने भी ट्राई हैलाइड्स आप देख रहे हैं सब कोवेलेंट है। पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर, और आपके दिमाग में BiF3 बैठ जाना चाहिए कि BiF3 जो था वो आयनिक था, बाकी सारे इनके ट्राई हैलाइड्स क्या है, कोवेलेंट इन नेचर है। ऐसे पढ़ा जाता है बालक और बालिकाओं, ऐसे पढ़ा जाता है। अब देखिए यहां पे मेटल्स, अरे मेटल के साथ क्या रिएक्ट करेगा, कैल्शियम का नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। फॉस्फेट के साथ कैल्शियम रिएक्ट करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट, कौन सी बड़ी बात है यार, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला स्लाइड हो गया हमारा। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं कौन से स्लाइड पे, ये वाले। भाई हो गया, भाई मेरे ग्रुप 15 खत्म हो गया, भाई मेरे ग्रुप 15 खत्म हो गया। अब लोग क्या करेंगे, डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। नहीं है भैया सिलेबस में, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं है सिलेबस में, कंपाउंड का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, इसके बाद से नहीं पढ़ना है, इसके बाद से नहीं पढ़ना है, लिख लो। ग्रुप 15 में उतना ही पढ़ना था जितना मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। हाइड्राइड वाला सारा ऑर्डर रट लेना, ऑर्डर बना लेना, गूगल से बना लेना, मेरे लेक्चर से बना लेना, जैसे बनाना होगा बना लेना, वहां से सवाल आएगा। हो गया 15। कितने मिनट लगे मुझे वीडियो बनाने में, मुझे लगता है 16 17 18 20 मिनट होंगे, एक ग्रुप आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन पहले आप एक नॉर्मल रीडिंग करिए और ये सब नहीं पढ़िए, पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़े फालतू की चीजें। मैंने देखा हुआ टीचर, नीट के टीचर्स, एडटेक के टीचर्स ने ये सब पढ़ाया हुआ, नाइट्रोजन, बच्चा पागल हो गया। अरे आपके नीट में क्या किया, सिलेबस रिड्यूस किया है, बच्चों को ये क्यों पढ़ा रहे हो फालतू का। तो आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा बच्चों तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। आगे चल के आप ऐसे ही ग्रुप 16 भी पढ़िए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का कैसा लगता है, और एनसीईआरटी पी ब्लॉक एक रीडिंग के बाद मैक्स टू मैक्स 3 घंटे में आप पूरा एनसीईआरटी जो पी ब्लॉक है वो खत्म कर सकते हैं। और पीवाईक्यू एक बार जरूर देख लीजिएगा, बिना पीवाईक्यू देखे आपको नहीं पता रहेगा कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा लगा वीडियो आपको, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कोलकाता में मैं एक बहुत बड़े मिशन पे निकला हूं, एक कार्टल ऑफ रैंकर्स बनाना चाहता हूं मैं, और जिस तरीके से जो भी तरीके से मेरे से हेल्प हो पाए, चाहे एमसीक्यू का लाइव सीरीज आपके चैनल पे भरा पड़ा हुआ है, इतने एमसीक्यू छोड़ूंगा, इतने एमसीक्यू छोड़ूंगा कोई सोच नहीं सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।